हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले भी हम ये जानेंगे कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये दोनों क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले हम ये जानेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वैसा प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on the amount of substance, जो amount of substance पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on the amount of the substance, जो amount of substance पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, हाँ। यानी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करता हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता हो, नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता हो, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP, जिसे हम RLVP के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर 3 हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो होता है नंबर 4 ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस ऑल 4 आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक RLVP, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। हालांकि हम RLVP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं वेपर प्रेशर में। ठीक है, हम लोग जो है रॉल्ट लॉ में RLVP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एलिवेशन। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है एलिवेशन। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाना। ठीक है, कुछ इंक्रीज करना, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या करना, इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करना, ठीक है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इंक्रीज करना। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यू में कुछ इंक्रीज करना, उसका वैल्यू क्या है, इंक्रीज करना, उसको क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। अब ये हमको जानना है कि आखिर इंक्रीज करता कैसे। तो ध्यान दीजिए, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में क्या है, इस बीकर में एक लिक्विड है। इस बीकर में क्या है, लिक्विड है। मान लेते हैं वाटर। हम जानते हैं कि जब वाटर को बॉयल करेंगे तो हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर वाटर स्टार्टेड टू बॉयल। वाटर क्या करेगा, बॉयल करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। ठीक है, एट विच टेम्परेचर
एट विच टेम्परेचर अ लिक्विड स्टार्टेड टू बॉयल, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, सो वी कैन से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ध्यान दीजिए थोड़ा, तो ये जो आपका वाटर है ये क्या है, प्योर वाटर है, प्योर लिक्विड है। तो इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं कि इस वाटर में, अब हम क्या करते हैं कि इस वाटर में थोड़ा सा अमाउंट हम क्या करते हैं, सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड इनटू दिस वाटर। ठीक है, यानी अब हम क्या करते हैं कि वाटर का जो ये अमाउंट है, इस वाटर के अमाउंट में, इस वाटर में हम क्या करते हैं, सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड इनटू इट। इसमें हम क्या करते हैं, शुगर का कुछ अमाउंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब शुगर का कुछ अमाउंट जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बन गया, अब क्या होगा, ये इम्प्योर लिक्विड हो गया है। पहले ये क्या था, प्योर लिक्विड था, केवल इसमें वाटर था। लेकिन अब क्या है, अब इस वाटर में शुगर मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्योर वाटर था, लेकिन ये क्या हो गया, इम्प्योर लिक्विड हो गया, इम्प्योर वाटर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें शुगर मिला हुआ है, कोई दूसरा सब्सटेंस क्या इसमें मौजूद है। ठीक है, तो जब इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस हम मिला देते हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस मिला देते हैं, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। जब इम्प्योर होगा तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या कुछ चेंजिंग होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या कुछ चेंजिंग होता है ना। तो हम जानते हैं कि इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्यूरिटीज मौजूद है, और इम्प्यूरिटीज मौजूद होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब सोचिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें शुगर को मिलाने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेट कर लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेट कर लेते हैं कि इस शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाता है, 105 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेट कर लेते हैं। प्योर वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, शुगर वाटर, शुगर सॉल्यूशन ये बॉइल कितना पर करता है, 105 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करना शुरू करता है, इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम कह रहे हैं कि जब इस प्योर लिक्विड में अगर किसी दूसरे सॉलिड को मिलाने पर, किसी दूसरे सॉलिड को मिलाने पर इसके बॉइलिंग पॉइंट में, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग हो रहा है, कितना चेंजिंग हो रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब एलिवेट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्योर लिक्विड में अगर कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाने पर, किसी प्योर लिक्विड में अगर किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाने पर, किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाने पर प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग आता है, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग आता है किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाने पर, ठीक है, किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाने पर प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग आता है, यहाँ देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से 105 हो गया, मतलब यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस की हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में जितना चेंजिंग आता है उसी चेंजिंग को हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। ठीक है, यानी कितना चेंज हुआ, कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, उसी को हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये आप ये समझ चुके होंगे कि किसी प्योर लिक्विड में अगर किसी सॉलिड को मिला दिया जाए, मिलाने पर उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग आता है, जो चेंजिंग आता है उसी चेंजिंग को हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये वाटर का डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या इंडिकेट करते हैं, टीबी से। ठीक है, मान लेते हैं क्या हो गया आपका टीबी नॉट, ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीबी नॉट। ठीक है ना, उसी प्रकार ये इम्प्योर लिक्विड है क्योंकि इसे शुगर में मिला दिया गया। अभी इस इम्प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, टीबी मान लेते हैं। ठीक है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीबी नॉट। नॉट हम दे रहे हैं क्यों, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है।
तो कह रहा प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीवी नॉट है। इम्प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना ले रहे हैं, टीवी। चेंजिंग कितना होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग क्या होगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू हम इसको क्या लिखते हैं, डेल टीवी, डेल टीवी। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर, इतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मेरा, इंक्रीज किया होगा, एलिवेट किया होगा, ठीक है। इसी एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कितना राइज किया, ठीक है, इसी राइजिंग ऑफ टेम्परेचर को, ठीक है, राइजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। इतना चीज आप समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको, ठीक है। अभी तक तुम सिर्फ इतना पढ़ते आए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं एट दिस टेम्परेचर अ लिक्विड स्टार्टेड टू बॉयल, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब जो डिफिनेशन हम बताने जा रहे हैं वो डिफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का परफेक्ट डिफिनेशन है, और इसी डिफिनेशन को आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, कारण कि एट विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, एट विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पर, एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the, becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है। यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। कौन से टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है। हाँ, तो उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, है ना। यानी उस टेम्परेचर, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन तो आप समझ गए यहाँ पर कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करना है। एट विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे चलिए यहाँ पर इसको समझने के लिए हम किसी ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ आपका क्या है, वेपर प्रेशर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है वेपर प्रेशर। हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, जबकि वेपर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। यानी आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट करता है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो लेट कर लेते हैं, कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का देखिए यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये दिया आपका, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, प्योर लिक्विड है,
प्योर लिक्विड, ठीक है, ये आपका क्या हुआ है प्योर लिक्विड। अब जब ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को देखिए, इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये देखिए वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या कराएगा, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर लिक्विड कहेंगे। तो ये आपका क्या होगा प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इस प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या इंडिकेट करेंगे, टीबी नॉट से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, उस लिक्विड का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का लिक्विड का होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या आपका प्योर लिक्विड है, इस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना ले लेते हैं, टीबी नॉट ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इस प्योर लिक्विड में, अब इस प्योर लिक्विड में हम क्या किए, इस प्योर लिक्विड में हम क्या किए, इसमें शुगर को मिला दिए, इसमें हम क्या किए शुगर को मिला दिए, ठीक है, यानी किसी दूसरे सब्सटेंस को मिला दिए। अब जब इस लिक्विड में हम शुगर को मिला दिए तो अब ये लिक्विड क्या हो गया आपका इम्प्योर लिक्विड होगा। अब इस इम्प्योर लिक्विड को हम क्या किए, इस इम्प्योर लिक्विड को गर्म करना शुरू किए, इस इम्प्योर लिक्विड को, ठीक है, गर्म करना शुरू करेंगे तो ये भी क्या होगा वेपराइज करेगा। लेकिन इसका वेपराइजेशन हम क्या देखते हैं, इसका वेपराइजेशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा होता है इसका, ठीक है। तो खैर, तो अब देखिए ये क्या है आपका इम्प्योर लिक्विड है। अब इस इम्प्योर लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर, इस इम्प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ दिस इम्प्योर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इम्प्योर लिक्विड। तो ये क्या इम्प्योर लिक्विड है, अब इस इम्प्योर लिक्विड का, अब इस इम्प्योर लिक्विड का, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर कि इस इम्प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया इक्वल हो गया। देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस इम्प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो किस टेम्परेचर पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर करा कि इस टेम्परेचर पर इस इम्प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है ये किसका है, इम्प्योर लिक्विड का ग्राफ है, इम्प्योर लिक्विड, ठीक है, इम्प्योर लिक्विड। अब इस इम्प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इम्प्योर लिक्विड, दिस इम्प्योर लिक्विड को दिक्कत, यानी ये आपका क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों से कंपेयर करने पर हम ये पता चल रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये आ रहा था, ठीक है, एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये आ रहा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ये डिफरेंस दिया हुआ, ठीक है। अब इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को हम डेल टीबी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजिंग आ रहा है। तो जितना चेंजिंग आता है इसके बॉइलिंग पॉइंट में, जितना चेंजिंग आता है उसी चेंजिंग को हम क्या करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजिंग हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, कितना रेस कर गया, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर रेस किया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट को, इसके बॉइलिंग पॉइंट को इस बॉइलिंग पॉइंट में, हाँ, यानी कह रहा है कि इस बॉइलिंग पॉइंट को इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेंगे हटा देंगे, यानी एक दूसरे का क्या करेंगे डिफरेंस निकाल देंगे। जब डिफरेंस निकल जाएगा तो हम पता चल जाएगा कि आखिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजिंग हो रहा है, कितना राइज हो रहा है, ठीक है। और यही राइजन को हम क्या करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम करते हैं ये जो
डेल टीवी आपका है, ये डेल टीवी क्या हो गया, चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेल टीवी, तो डेल टीवी का मतलब क्या होगा कि ये जो टीवी है, ठीक है, इन प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में से हमें क्या करना है, प्योर लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट को घटा देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना राइज हुआ, ठीक है, कितना एलिवेशन हुआ। इसी एलिवेशन को क्या कर रहे हैं, चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं यहाँ पर, इसलिए चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन प्योर लिक्विड, अब माइनस क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, ये क्या होगा आपके रिलेशन निकल रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिलेशन निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए, अभी एक बात बताइए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितना ज्यादा चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पर जितना ज्यादा चेंजिंग आ रहा है, वेपर प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, उतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पर कि चेंजिंग इन वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो उतना ज्यादा हो रहा है जितना यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आ रहा है। देखिए जितना यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आ रहा है उतना ही यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर में भी चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, गाइस ध्यान दीजिए, ये वेपर प्रेशर में भी क्या हो रहा है, इतना ही चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी इस ग्राफ से, ग्राफ के स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से, ठीक है, ऑन स्टडीइंग द ग्राफ, ग्राफ का स्टडी करने पर हम क्या गेट करते हैं, हम गेट कर रहे हैं कि चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, तो हम कह सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, ठीक है, ये क्या होगा आपका वेपर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना वेपर प्रेशर में चेंजिंग हो रहा है, जितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में जितना ज्यादा चेंजिंग हो रहा है उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर में चेंजिंग होगा। यानी वेपर प्रेशर जितना बढ़ेगा, वेपर प्रेशर जितना बढ़ रहा है उसमें एलिवेशन इन चेंजिंग जो होगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डेल टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड होता है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में चेंजिंग हो रहा है, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम ये भी जानते हैं रॉल्ट लॉ से कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेल टीवी इज इक्वल टू, अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम k का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल टीवी इज इक्वल टू k इनटू x इनटू b। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये दिया हुआ है डेल टीवी इज इक्वल टू k इंटू एक्स बी, जहां यहां पर एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड किसे कहते हैं,
इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों के रेशियो को हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का नाम देते हैं। ठीक है, तो जहां पर Nb क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो होता है, इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, हेंस वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैन बी नेग्लेक्टेड। इसी कारण यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस सॉल्यूशन से इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो जब नेग्लेक्ट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, डेल टीवी इज इक्वल टू के इंटू एनबी अपॉन एन ए, एनबी अपॉन एन ए, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कर रहे हैं यहाँ पर डेल टीवी इज इक्वल टू क्या जाएगा, के इंटू एनबी अपॉन एन ए। अब ध्यान, अब यहाँ क्या होगा कि डेल टीवी इज इक्वल टू के इंटू एन बी। अब एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट टू द मोलर मास। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल कहते हैं कि वेट इन ग्राम प्लस, है ना, वेट इन ग्राम अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास। तो यहाँ देखिए, तो डेल टीवी इज इक्वल टू के इंटू एनबी, और एनबी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर एन ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैसे इंडिकेट करेंगे, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए डेल टीवी इज इक्वल टू क्या जाएगा, के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर यहाँ पर लिया जाए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कह रहा है कि वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये दिया हुआ आपका क्या, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 केजी में दिया रहे, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम में दिया रहे, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम मोलालिटी का नाम देते हैं, है ना, मोलालिटी। जो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और इसी कारण हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, मोलालिटी का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ये दिया है कि ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या होगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन क्या होगा यहाँ पर इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड द मोलालिटी। इसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। देखिए वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपका डेल टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम मोलालिटी। ये क्या हो गया, मोलालिटी इंटू आपका क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका क्या हो गया, मोलालिटी, ये आपका क्या है, मोलालिटी, और ये क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये मोलालिटी जो होता है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसी कारण हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम मोलालिटी का यूज करते हैं, ना कि मोलारिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस लेकर यहाँ पर K इंटू क्या जाएगा मोलालिटी और इंटू क्या जाएगा मोल, है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए, इसलिए अब क्या है यहाँ पर TB इज इक्वल टू K इंटू हम यहाँ लिख रहे हैं MA और इंटू क्या हो जाएगा M। अब सोचिए ये आपका मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मोलर मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ, किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास तो कांस्टेंट होगा। जैसे H2O है, उसका मोलर मास 18 ग्राम ही होगा। ठीक है, कहीं भी। उसी प्रकार ये K क्या है, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन दोनों को मिलाकर ठीक है क्या नाम दे दिया गया, इसी को हम नाम दे दिए KB। ठीक है ना, इसी को नाम देते हैं KB, है ना। अब कह रहा है KB इंटू क्या हो जाएगा M। ठीक है, KB हो गया M। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि ये आपका क्या हो गया, चेंजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, KB इंटू मोलालिटी, जहाँ KB क्या हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या हो रहा है, एक फार्मूला है, जो फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी फार्मूला से न्यूमेरिकल्स सॉल्व होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला निकला, ये फार्मूला आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी फार्मूला को हम एक्सप्रेशन ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यानी यहाँ पर KB क्या हो गया, KB एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का भी हम नाम देते हैं। ठीक है, तो यानी हम कहते हैं ये जो इक्वेशन 1 है, दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम कहते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि आखिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्या। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।